सबसे पहली बात तो हम लोगों को ये जानना है, ये समझना है कि परिवर्तन केवल गुजरात में ही करना जरूरी नहीं है। परिवर्तन जो है केवल मात्र गुजरात में ही करना जरूरी नहीं है, बल्कि सारे देश भर में परिवर्तन करना जरूरी है। पूरे देश भर में परिवर्तन करना जरूरी है। 2022 में गुजरात में चुनाव होने जा रहा है और 2024 में, जो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, ज़्यादा समय अभी नहीं है, 2024 को लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। यानी गुजरात में जो चुनाव होने जा रहा है वो मुख्यमंत्री चुनने के लिए है, और 2024 में जो चुनाव होने जाएगा वो चुनाव प्रधानमंत्री चुनने के लिए होगा। तो बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं है। तो गुजरात में परिवर्तन करने के साथ साथ देश में भी परिवर्तन करना जरूरी है। साथियों, इस परिवर्तन को हम लोगों को समझना होगा कि परिवर्तन करना क्यों जरूरी है। इस संबंध में मैं दो बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि इस देश में जो आज़ादी का आंदोलन चलाया गया था, और हमें ये बताया जाता है और हमारे बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि आज़ादी का आंदोलन चलाया गया था, और उसके अंतर्गत 15 अगस्त 47 को हमें आज़ादी मिली थी, ऐसा हमें पढ़ाया जाता है, ऐसा हमें बताया जाता है। इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो आज़ादी का आंदोलन चलाया गया था वो आज़ादी का आंदोलन नहीं था। वो जो आंदोलन था अंग्रेजों की जगह पर ब्राह्मणों को स्थापित करने का आंदोलन था। जितने जल्दी ये बात हमारे लोगों को समझ में आएगी, उतने जल्दी जो परिवर्तन की बात मैं आपको बता रहा हूं वो बात आपको समझ में आएगी। साथियों, 15 अगस्त 47 के पहले 3-4% से ज्यादा प्रशासन में ब्राह्मण नहीं थे। जो प्रशासनिक मशीनरी है भारत में, उसमें 3-4% से ज्यादा ब्राह्मण नहीं थे। अंग्रेजों का शासन होता था, उसमें 3-4% से ज्यादा ब्राह्मण नहीं होते थे प्रशासन में। आज 79.2% ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के लोगों का प्रशासन में कब्जा है। इससे ये बात सिद्ध होती है, इससे ये बात प्रमाणित होती है कि आजादी का आंदोलन सभी लोगों के आजादी का आंदोलन नहीं था। अगर देश के प्रशासन पर और देश के शासन पर अगर ब्राह्मणों ने कब्जा किया है तो ये कहा जा सकता है कि ये ब्राह्मणों के आजादी का आंदोलन था। मैं आपके जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दूं कि इस देश में 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, ये सारे बंगाली ब्राह्मणों के नाम है। गोखले, तिलक, आगरकर, ये महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों के नाम है। इन लोगों ने मिलकर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की। हमारे लोगों को पता नहीं है, इन ब्राह्मणों ने 1885 को कांग्रेस की स्थापना की। तो हमारे लोगों को आजादी दिलाने के लिए नहीं, वो लोग हमारा समर्थन लेकर अपने आप को आजाद करना चाहते थे।
तो ये उन लोगों के आजादी का आंदोलन था और वो चाहते थे कि अंग्रेज चले जाए और अंग्रेजों के बाद ब्राह्मण भारत के हुक्मरान बन जाए, ये वो चाहते थे और इसीलिए उन्होंने उस आंदोलन को चलाया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि 15 अगस्त 47 को जब आजादी मिली तो एक ब्राह्मण को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको जानकारी हो, आपको बात समझ में आ जाए, इसलिए मैं ये बात आपको सबूत के तौर पर पेश कर रहा हूं। यानी जो 15 अगस्त 47 के पहले अंग्रेजों का राज हुआ करता था, 15 अगस्त 47 से पंडित जवाहरलाल नेहरू जो ब्राह्मण थे, काश्मीरी ब्राह्मण थे, उनका राज शुरू हो गया। और जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और लागू होने के बाद 1952 को प्रथम लोकसभा का चुनाव घोषित हुआ, तो उस चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कांग्रेस के द्वारा प्रधानमंत्री भी थे और कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे, जवाहरलाल नेहरू ने 60% टिकटें ब्राह्मणों को दी, जिनकी संख्या देश में 3.5% है। गुजरात में 2% से ज्यादा ब्राह्मण नहीं है। सारे देश भर में ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है और गुजरात में 2% से ज्यादा नहीं है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 के लोकसभा के चुनाव में 3.5% ब्राह्मण जो ऑल इंडिया में है, उनको 60% टिकटें दी लोकसभा की। 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए। 1952 को 22.5% शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के एमपी मिलाकर ब्राह्मणों ने आजाद भारत के अंदर केंद्र में ब्राह्मणों की सरकार बनाई। हमारे लोगों को यह जानकारी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ज्ञान नहीं, अरे जानकारी ही नहीं तो ज्ञान कहां से होगा। जानकारी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात बताता हूं, मैं ये कभी नहीं कहता कि अनपढ़ लोगों को जानकारी नहीं है। मैं कह रहा हूं पढ़े लिखे को जानकारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो अभ्यासक्रम है उसमें यह जानकारी नहीं दी जाती। जो अखबार है उन्हीं लोगों के हैं, तो अखबार वाले भी जानकारी नहीं देते, तो हमारे लोगों को जानकारी कहां से होगी? जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं ये रिसर्च करके, इलेक्शन कमीशन का डाटा, जो इलेक्शन कमीशन के पास सारा का सारा डाटा, उसके पास डाटा है कितने कैंडिडेट कौन से पार्टी के खड़े, कितने चुनकर आए, ये सारा का सारा डाटा इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में अवेलेबल है। और इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड का डाटा अध्ययन करने के आधार पर, रिसर्च करने के आधार पर आपको बता रहा हूं। और इस तरह से ब्राह्मणों ने अंग्रेजों को भगाया और अंग्रेजों की जगह ब्राह्मणों को स्थापित किया और प्रचार क्या किया? आजादी मिल गई। अरे अजीब किस्म की बात है। अंग्रेज की जगह ब्राह्मण को स्थापित कर दिया और प्रचार कर दिया और हम लोगों को पढ़ाया जाता है, किताबों में, स्कूलों में पढ़ाया जाता है ये आजादी का आंदोलन था। अरे अंग्रेजों को भगाकर अंग्रेजों के जगह ब्राह्मणों को स्थापित करने का आंदोलन आजादी का आंदोलन कैसे हो सकता? इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये आजादी का आंदोलन नहीं था। और इस तरह से ब्राह्मणों ने जब आजाद भारत की पहली चुनी हुई सरकार पर कब्जा कर लिया, तो उन्होंने लगातार कोशिश करके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज
आईएएस की सर्विसेज में आज 2022 में 79.2% ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के लोगों का कब्जा कर लिया। इसका मतलब है प्रशासन में ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। दूसरी बात, ब्राह्मणों की जो पार्टी है कांग्रेस, जिसके बारे में जो ये हमारे हाथ में बहुजन चाय है, बहुत टेस्टी है, इसको हमने यूज किया है, बहुत बढ़िया लगता है। जब से बहुजन प्रोडक्ट लॉन्च हुआ देश में पूरा तहलका मचा हुआ है और बहुजन प्रोडक्ट के लगभग 250 प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप एक बार बहुजन प्रोडक्ट के सारे जो है कि चाय और बहुत सारे जो है कि फेस वॉश और साबुन तमाम प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं। मैं निवेदन करता हूं कि आप भी यूज करें। मैंने इसको यूज किया, बहुत बेस्ट है। मैंने अभी आपको बताया कि 1885 को कांग्रेस की स्थापना चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर इन ब्राह्मणों ने स्थापित की। दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी का पहला नाम था जनसंघ। ये जनसंघ आरएसएस के लोगों ने स्थापित किया था। और जब ये जनसंघ जनता पार्टी में विलीन हो गया और जनता पार्टी से जब अटल बिहारी और आडवाणी बाहर आ गए, तो अटल बिहारी ने भारतीय जनता पार्टी स्थापित की। तो भारतीय जनता पार्टी का संस्थापक अध्यक्ष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कांग्रेस के स्थापना करने वाले ब्राह्मण, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करने वाले ब्राह्मण। ये भारतीय जनता पार्टी भी ब्राह्मणों की पार्टी है। कुछ लोगों को भ्रम हो सकता है कि अगर ब्राह्मणों की पार्टी है तो नरेंद्र मोदी ये पिछड़े वर्ग का आदमी देश का प्रधानमंत्री क्यों है? ये भ्रम हो सकता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड नॉमिनेटेड बाय आरएसएस ब्राह्मण। ये आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा नरेंद्र मोदी को नॉमिनेट किया हुआ है। एक होता है इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, एक होता है नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर। ये आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा नरेंद्र मोदी को नॉमिनेट किया हुआ है। नॉमिनेट अंग्रेजी का शब्द है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 32 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यूज किया था। उसका आपको हिंदी अर्थ बताता हूं। नॉमिनेटेड का मतलब होता है नामधारी। नामधारी। तो ये नरेंद्र मोदी जो है ये नामधारी प्रधानमंत्री है। आपको सबूत चाहिए, आपको सबूत देता हूं। नरेंद्र मोदी कहता है पिछड़े वर्ग का है, आरएसएस के लोग भी कहते हैं पिछड़े वर्ग का है, मीडिया के लोग कहते हैं पिछड़े वर्ग का है, मगर नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं करूंगा। हैरान करने वाली बात है। ओबीसी का ही प्रधानमंत्री ओबीसी के ही विरोध में फैसला कर रहा है। इसका मतलब यह है कोई भी आदमी अपने ही पैर को अगर मान लो उदाहरण देता हूं, मैं कई जगह उदाहरण दिया, आपको भी बताता हूं। एक गधे से गधे आदमी को चुन लो, गधे से गधा, ऐसा होता नहीं है मगर चुन लो, अधूमों के लिए प्रयोग के लिए बताओ। गधे से गधे आदमी को चुन लो और चुनने के बाद उसके हाथ में कुल्हाड़ी दो, ये लो गधा महाराज, ये लो कुल्हाड़ी लो, और लेने के बाद उसको कहो गधा महाराज ये कुल्हाड़ी से अपना ये पैर काटो, ये पैर काटो। तो गधा महाराज क्या बोलता है? गधा जरूर हूं मगर इतना गधा नहीं हूं कि अपने हाथ से अपना पैर काटूं। गधा जरूर हूं मगर इतना गधा नहीं हूं कि अपने ही हाथ से अपना पैर काटूंगा। तो नरेंद्र मोदी अपने ही ओबीसी के जो लोग हैं वो खुद अपने को ओबीसी कहता है
ओबीसी के ही विरोध में जाति आधारित गिनती करने से मना कर देता है। मगर वही नरेंद्र मोदी क्या कहता है, जंगलों में शेरों की संख्या कम हो गई है, यानी शेरों की गिनती करता है और साउथ अफ्रीका से शेर लाकर संख्या बढ़ा देता है। गुजरात के लोगों को तो यह मालूम होना चाहिए ना, कितना महान आदमी देखो। यानी जंगलों में शेरों की संख्या घट गई तो साउथ अफ्रीका से शेर लाया और भारत की शेरों की संख्या बढ़ा दिया। नरेंद्र मोदी अपने को कहता है कि मैं पिछड़े वर्ग का हूं, ओबीसी का हूं, ओबीसी के ही विरोध में जाति आधारित गिनती करने के लिए मना कर देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक ओबीसी का आदमी अपने ही लोगों के विरोध में फैसला नहीं कर सकता। मैं भी मानता हूं फैसला नहीं कर सकता, और अगर फैसला नहीं कर सकता तो फिर किसका फैसला है? आरएसएस का फैसला है। आरएसएस के लोग नहीं चाहते हैं कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती हो। इसका मतलब आरएसएस का फैसला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, फैसला आरएसएस वाले कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि नरेंद्र मोदी इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड नॉमिनेटेड बाय आरएसएस ब्राह्मण्स। ये ब्राह्मण जो है आरएसएस के, उन्होंने नरेंद्र मोदी को नॉमिनेट किया हुआ है। और नॉमिनेट काय के लिए किया है? नामधारी प्रधानमंत्री काय के लिए किया है? ब्राह्मणों के 3.5% वोटों से ग्राम पंचायत का पंच चुनकर नहीं आ सकता। चुनाव हो 3.5% ब्राह्मण अगर किसी पंच को वोट दे दे तो गारंटी से हार जाएगा, 200% हार जाएगा। अरे 3.5% वोटों से कोई ग्राम पंचायत का पंच चुनकर नहीं आ सकता। अगर ग्राम पंचायत का पंच चुनकर नहीं आ सकता, देश की पंचायत का प्रधानमंत्री कैसे चुनेगा? नहीं चुना जा सकता। जो ग्राम पंचायत का पंच नहीं चुनवा सकता, वो देश की प्रधानमंत्री कैसे चुनेगा? नहीं कर सकता। इसीलिए ब्राह्मण लोग जो है, वो तमाम जो हमारे एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट की संख्या 15%, आदिवासियों की संख्या 7.5%, 15 और 7 22%, 52% ओबीसी, दोनों को मिला दो, तीनों को मिला दो, आंकड़ा होता है 74.5%। हमारे सपोर्ट के बगैर, हमारे मदद के बगैर न कांग्रेस का कैंडिडेट चुनाव जीत सकता है, न भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चुनाव जीत सकता है। हमारे लोगों को पता हमारे वोटों का वैल्यू कितना है। इस देश का प्रधानमंत्री हम लोग चुनते हैं। हमारे लोग एससी एसटी ओबीसी के लोग 74.5% है। हमारे ही वोटों से इस देश में प्रधानमंत्री चुना जाता है। हमारे ही वोटों के द्वारा, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो चाहे बीजेपी की पार्टी हो, हमारे ही वोटों के द्वारा देश का प्रधानमंत्री चुना जाता है। मगर एससी एसटी ओबीसी के लोगों को खबर ही नहीं है कि हमारे वोटों से चुना जाता है। वोट का जो अधिकार बाबा साहब आम्बेडकर ने लड़ झगड़ कर हमारे लोगों को दिया, ये हमारे लोगों को पता ही नहीं है वोट का अधिकार काय के लिए। हमारे लोगों को वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार मान लेते हैं। वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट का अधिकार एमएलए एमपी चुनने का अधिकार नहीं है। वोट का अधिकार शासक बनने का अधिकार है, शासक चुनने का अधिकार नहीं है। ये शासक बनने का अधिकार है। जिस दिन एससी एसटी ओबीसी के लोगों को ये बात समझ में आएगी कि वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार नहीं, वोट का अधिकार एमएलए एमपी को चुनने का अधिकार नहीं, वोट का अधिकार चुनने का नहीं, शासक बनने का अधिकार है। जिस दिन हमारे लोगों को ये बात समझ में आएगी, उस दिन हमारे लोग ये फैसला करेंगे कि अब बहुत हो गया है दूसरों को चुनने का काम। अभी हम दूसरों को नहीं, अभी हम शासक बनने के लिए वोट के अधिकार का उपयोग करेंगे।
ये बात हमारे लोगों को समझ में नहीं आई। 75 साल हो गए आजादी को, संविधान लागू होकर 72 साल हो गए, यानी आजादी को आजादी हासिल करके, सो कॉल्ड तथा कथित आजादी हासिल करके 75 साल, और संविधान लागू होकर 72 साल हो गए। और हमारे पढ़े लिखे लोगों को यह बात समझ में नहीं आई कि वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार नहीं है, वोट का अधिकार एमएलए एमपी चुनने का अधिकार नहीं है, वोट का अधिकार शासक बनने का अधिकार है। ब्राह्मण लोग जिनके 3.5% वोट है, वो अपने वोटों का उपयोग शासक बनने के लिए करते हैं, तो उनके शासक बनते हैं। उन्होंने पार्टी बनाई कांग्रेस, ब्राह्मणों ने पार्टी बनाई कांग्रेस, उन्होंने पार्टी बनाई भारतीय जनता पार्टी, 3.5% ही लोग रूलिंग पार्टी बनाई, फिर अपोजिशन पार्टी बनाई, फिर कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, फिर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, फिर तृणमूल कांग्रेस बनाई। यानी संख्या उनकी 3.5% है, और 5 नेशनल लेवल की पार्टियां बनाई। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ही ब्राह्मणों का 79.2% कब्जा नहीं है। जिनकी 3.5% संख्या है, उनकी नेशनल लेवल के 5 पार्टियां है। हम लोगों की एससी, एसटी, ओबीसी, इनकी संख्या 74.5%। यदि इसमें 15% मुसलमानों को मिलाओ तो ये 90% हो जाता है। और ये जो मेरे हाथ में बहुजन डिटर्जेंट पाउडर है, आप भी इसको यूज करें, क्योंकि हमने यूज किया है, बहुत ही बढ़िया है, कपड़े को अच्छे तरीके से सफाई करता है। और ये 90% हो जाता है, तो 90% वालों की एक भी नेशनल लेवल की पार्टी नहीं है। काशीराम जी ने बनाई थी, मायावती ने खड्डे में डाल दिया। काशीराम जी ने नेशनल लेवल की पार्टी बनाई थी, मायावती ने उसे खड्डे में डाल दिया। मायावती की इतनी ही औकात है, वो इतना ही कर सकती है। साथियों, मैं आप लोगों को जो बात समझा रहा हूं, वो एक मौलिक बात यह है कि आज हम लोगों की संख्या 85 से लेकर 90% हमारे लोग हैं, मगर हमारे लोगों की इस देश में एक भी नेशनल लेवल की पार्टी नहीं है जिसे हम लोग अपना कह सके। जिनकी 3.5% संख्या है ब्राह्मणों की, उनकी 5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं। कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, तृणमूल कांग्रेस, और ये 5 पार्टियां नेशनल लेवल की 5 पार्टियां। और नेशनल लेवल की 5 पार्टियां उनकी है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में उनकी 79.2% कब्जा है। 543 मेंबर पार्लियामेंट में से 400 मेंबर पार्लियामेंट इन्हीं लोगों के हैं, 400 से ज्यादा है। जुडिशरी में इन्हीं लोगों का कब्जा है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। मीडिया का ले लो, मीडिया 4 प्रकार का है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन्हीं लोगों का कब्जा है। प्रिंट मीडिया, अखबार, आपके गुजरात में गुजरात समाचार, संदेश, और ऐसे तमाम जो आपके डेली पेपर है प्रिंट मीडिया के, इन्हीं लोगों के कब्जे में है। प्रिंट मीडिया भी उनके कब्जे में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उनके कब्जे में। और उसके अलावा जो ट्रेडिशनल मीडिया है, मुरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, पाजा महाराज, एंड एनी अदर महाराज, एंड बचा खुचा महाराज, ये सब उनका ही है। कितने लोगों के नाम लेवे, तो इसलिए शॉर्ट में मैंने बचा खुचा में सबको शामिल कर लिया है। तो इस तरह से इन लोगों के सारा का सारा कब्जा है। मीडिया पर भी इन्हीं लोगों का कब्जा है। चौथा मीडिया है होकल मीडिया। होकल मीडिया का मतलब, जैसे मैं भाषण कर रहा हूं, भाषा का उपयोग कर रहा हूं, तो हमारे लोगों को वो कहते हैं ठीक से भाषा बोलना नहीं आती, तो उनका ही कब्जा है। होकल मीडिया में भी उन्हीं लोगों का कब्जा है। तो इस तरह से
मीडिया पर भी उन्हीं को का कब्जा। लोकतंत्र में 4 पिलर है। विधायिका, जहां एमएलए एमपी चुनकर जाते हैं, उनका कब्जा। कार्यपालिका, जिसमें आईएएस आईपीएस आईआरएस अधिकारी जाते हैं, उनका ही कब्जा। जुडिशियरी, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट, उनका कब्जा। मीडिया 4 प्रकार का, उनका ही कब्जा। लोकतंत्र के चारों पिलर पर आजाद भारत में उन्होंने कब्जा कर लिया। अरे इतना कब्जा तो अंग्रेजों का नहीं था। इतना जो कब्जा था, इतना तो अंग्रेजों का नहीं था। जितना कब्जा ब्राह्मणों ने कर लिया, उतना कब्जा अंग्रेजों का नहीं था। इसका मतलब यह है कि आजादी का आंदोलन नहीं था, ब्राह्मणों का आजाद भारत पर कब्जा करने का आंदोलन था। इससे यह बात सिद्ध होती है, प्रूव होती है। ऐसे स्थिति में ये बात हम लोग कह रहे हैं कि गुजरात में परिवर्तन होना जरूरी है और देश में भी परिवर्तन होना जरूरी है। ये कब्जा जब तक बना रहेगा, तब तक हमारे लोगों के भविष्य का कोई गारंटी नहीं है। क्या आपको पता है केंद्र सरकार का बजट 35 लाख करोड़ रुपए का? कितने लाख करोड़ का? हमारे लोगों को तो यही समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोगों को तो करोड़ का आंकड़ा कितना होता है ये समझ में नहीं आता। 35 लाख करोड़, ये आंकड़ा कितना है यही समझ में नहीं आता। केंद्र सरकार का 1 साल का बजट 35 लाख करोड़। यानी हमारे लोगों को क्या समझ में आया होगा? लाख बोल रहे हो मन में, लाख। 35 लाख नहीं बोल रहा हूं, 35 लाख करोड़ 1 साल का बजट है। और ये केवल केंद्र सरकार का बजट है। राज्य सरकार का बजट अलग है। अकेले बॉम्बे की म्युनिसिपल काउंसिल है, उसका 40,000 करोड़ का बजट है। ये जो बॉम्बे की म्युनिसिपल काउंसिल है, उसका बजट 40,000 करोड़ का है। मैं आपको आंकड़े इसलिए बता रहा हूं कि ये 35 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है, टैक्स के रूप में सरकार को मिलता है, एक खर्चा कहां होता है? अरे हमारी गरीबी 75 साल हो गए, 72 साल तो सरकार आजादी मिली, इसके बाद भी ये बजट बन रहा है। अरे ये पैसा जाता कहां है? हमारे गरीबों की गरीबी खत्म क्यों नहीं हो रही है? भूखमरी खत्म क्यों नहीं हो रही है? आजादी को मिलकर 75 साल हो गए और 75 साल के आजादी में 30% लोग भूखमरी। हमारे लोगों को आसानी से समझ में आ जाए इसलिए बोला भूखमरी, यानी भूख से पेट भर अन्न नहीं मिलता है, इसलिए लोग मरते हैं हमारे देश में आजादी को 75 साल होने के बाद भी। और अगर ऐसा होता है तो ये आजादी का क्या करने का भाई, जिसमें आजादी में हमारे लोग भूखमरी के मर जाते हैं। यानी भारत सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, मगर उस गरीब की गरीबी खत्म करने के लिए सरकार पैसा खर्चा करती है, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर ऐसा होता तो 75 साल हो गए आजादी में, उसकी गरीबी खत्म हो गई होती। आखिर ये पैसा जाता कहां है? तो जिन लोगों ने ये पार्टियां बनाई, उन लोगों के हाथों में जाता है। आप लोगों ने ये टाटा बिरला, पहले ये नाम हमारे समय में सुने ही देते थे, अब टाटा बिरला पीछे पड़ गया, अभी आ गए अंबानी है? और अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया, आ गया अडानी। अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया। आप लोगों को पता नहीं, आज की अगर खबर आप सुन लो तो आपको पता चलेगा कि आज तो 5 लाख करोड़ का कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया सरकार की। 15,000 करोड़ में नरेंद्र मोदी ने उसको 5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी बेच दिया। कंटेनर इंडिया को 5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी 15,000 करोड़ में बेच दिया। और इससे क्या हुआ? इससे
अडानी भारत का पहले नंबर का अमीर हो गया। आज के तारीख में टाटा बिरला अरे बहुत पीछे चला गया, तो पहले नंबर का अडानी हो गया। अडानी जामनगर में स्कूटर चलाता था 20-25 साल पहले। स्कूटर है, कहाँ थी? अहमदाबाद में किराने की दुकान थी। और सारे देश भर में प्रचार करने के लिए जो एरोप्लेन नरेंद्र मोदी यूज करता है वो अडानी का एरोप्लेन है। आप लोगों को ना जानकारी नहीं है। नरेंद्र मोदी सारे देश भर में प्रचार करने के लिए जिस एरोप्लेन का यूज करता है वो एरोप्लेन अडानी का होता है। तो ये जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो गया उसके बाद उसकी संपत्ति इतनी बढ़ गई। तो संपत्ति ऐसे थोड़ी बढ़ी, तो ये पॉलिटिकल इकोनॉमी है। ये इकोनॉमी नहीं है केवल, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी है। ये राजनीतिक हस्तक्षेप से उसकी संपत्ति बढ़ गई है। यानी गरीब भूखमरी के लेवल पर पहुंच गया है और अडानी जो है कहां के कहां पहुंच गया। टाटा को पीछे छोड़ दिया, अंबानी को पीछे छोड़ दिया, बिरला को पीछे छोड़ दिया। टाटा बिरला दोनों के मिलाकर जितनी प्रॉपर्टी है उससे ज्यादा अडानी की हो गई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो 35 लाख करोड़ रुपए का भारत सरकार का बजट है, ये बजट गरीबों की गरीबी खत्म करने के लिए नहीं, कमजोर लोगों को शिक्षा देने के लिए नहीं, ये सारा का सारा उद्योगपतियों के घरों में ये पैसा उनके पास कैसे जाए इस तरह का प्लान बनाकर ये सारा का सारा सरकार चलाया जाता है। और इस तरह से इस देश में बहुत ज्यादा भयानक रूप से षड्यंत्रकारी सरकारी काम चल रहा है। सरकारें षड्यंत्र पूर्वक काम कर रही है और गरीबों को इस तरह से गरीबी से मरवाने का काम कर रही है। पहले कांग्रेस ये काम करती थी, आज भारतीय जनता पार्टी ये काम करती है। नरेंद्र मोदी एक बैकवर्ड का आदमी प्रधानमंत्री हो गया तो लोगों ने बैकवर्ड ने सोचा कि ये बैकवर्ड लोगों की बैकवर्डनेस को खत्म करने का काम करेगा, मगर नरेंद्र मोदी ने ऐसा कोई काम किया, ऐसा डाटा या ऐसा कोई आंकड़ा सिद्ध नहीं करता है। ये आंकड़ा यही सिद्ध करता है कि नरेंद्र मोदी ने तमाम उद्योगपतियों की भी संपत्ति बढ़ाने का काम नहीं किया, बल्कि एक उद्योगपति की संपत्ति बढ़ाने का काम किया। ये भी बड़ा चमत्कार का मामला। कांग्रेस के राज में तमाम उद्योगपतियों की संपत्ति बढ़ती रही, मगर नरेंद्र मोदी के काल में एक उद्योगपति अडानी की संपत्ति बढ़ने का काम होता रहा। तो इस तरह से साथियों इस देश में बहुत बड़े पैमाने पर हमारे लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, लगातार हो रही है। शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों में तमाम लोग जो है शेड्यूल कास्ट में, आज हमारे देश में शेड्यूल कास्ट में जो अलग अलग प्रकार की कम्युनिटीज है, गुजरात में वाल्मीकि जाति के लोग हैं, उनके साथ जो व्यवहार होता है गुजरात के अंदर, यानी बीजेपी के लोग चाहे कांग्रेस के लोग, वो उनके साथ जो आज से 50 साल पहले 75 साल पहले उनकी जो स्थिति थी वही स्थिति उनकी आज भी है। सफाई का काम करने वाली जो जातियां है, चाहे गुजरात की हो चाहे सारे देश की हो, उनके साथ जो व्यवहार आज से 75 साल पहले होता था वही हो रहा है। आज भी अस्पृश्यता का जो व्यवहार है शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ 75 साल पहले आजादी के पहले होता था वो आज भी हो रहा है। आदिवासी लोग जो जंगलों में रहते थे उन लोगों के साथ जो व्यवहार होता था वो आदिवासियों के साथ भी आज वही व्यवहार हो रहा है। बैकवर्ड लोगों की तो गिनती करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। कुत्तों की गिनती करते हैं, जानवरों की गिनती करते हैं, मगर पिछड़े वर्ग की ओबीसी की गिनती करने के लिए तैयार नहीं है। विकास, नरेंद्र मोदी क्या कहता है? विकास 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 विकास
विकास ऐसे बोलते रहता है जैसे शब्द का ही साला विकास हो रहा है, बाकी कोई विकास हो नहीं रहा है। शब्द का विकास हो रहा है, विकास विकास विकास। अरे आंकड़े ही नहीं है तो विकास कहां से होगा भाई? अबे विकास के लिए आंकड़े चाहिए, आंकड़े के बाद प्लानिंग होता है, प्लानिंग के बाद इंप्लीमेंटेशन होता है, इंप्लीमेंटेशन के बाद विकास होता है। इधर तो आंकड़े ही नहीं है। आखिरकार बैकवर्ड लोग कितने बैकवर्ड है? अरे इसका डाटा तो होना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने अपने पिछड़े वर्ग के लोगों का डाटा इकट्ठा नहीं किया, आंकड़े इकट्ठा नहीं किए। फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है डेवलपमेंट का, जिसका विकास करना है, उसके आंकड़े चाहिए। आंकड़े ही सरकार ने इकट्ठा नहीं किए। जब आंकड़े ही नहीं इकट्ठा होंगे तो प्लानिंग किस आधार पर? हवा में प्लानिंग बनता है क्या? प्लानिंग आंकड़ों के आधार पर बनता है। सारे दुनिया के अर्थशास्त्री आंकड़े इकट्ठा करते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, उसके आधार पर पता चलता है कौन कितना पिछड़ा है, फिर उसके हिसाब से प्लानिंग बनता है। अरे आंकड़े ही नहीं। नरेंद्र मोदी बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के आंकड़े इकट्ठा करने के लिए तैयार नहीं है, अपने जाति बिरादरी के लोगों के आंकड़े इकट्ठा करने के लिए तैयार नहीं है। जब नरेंद्र मोदी के आंकड़े इकट्ठा करने की तैयारी नहीं है तो फिर विकास कहां से होगा? नरेंद्र मोदी विकास की केवल बातें करता है, विकास के भाषण करता है। नरेंद्र मोदी के भाषणों में जरूर विकास हो रहा है, मगर लोगों के जीवन में किसी प्रकार का कोई विकास हुआ ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, ऐसा कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। बल्कि वर्ल्ड लेवल की जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि देश में भूखमरी के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से साथियों, इसमें बदलाव की जरूरत है, इसमें परिवर्तन की जरूरत है। इसके लिए गुजरात परिवर्तन यात्रा निकाली गई। परिवर्तन यात्रा इसलिए निकाली गई है, और इसी तरह से गुजरात के साथ साथ सारे देश भर में परिवर्तन की जरूरत है। इस देश में इन लोगों का जब से ये सरकार में आए, 14 से सरकार में आए, जब से सरकार के में आए, एक ही अखबार में खबर आती, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, बस इसके अलावा कोई खबर सुनने को नहीं आती है। इतना विकास हुआ, उतना हुआ, ऐसा कोई खबर ही नहीं आती। हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 3 लाख लोगों का नागपुर में मैं मोर्चा लेकर गया, 3 लाख लोगों का, और सारे देश भर में सारे लोगों को, आरएसएस के लोग सारे देश के लोगों को डराते हैं, सारे देश के लोग आरएसएस के नाम से डरते हैं, वो डराने का काम करते हैं, और हमारे लोग एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग डरते हैं। हमने 3 लाख लोगों का मोर्चा आरएसएस के हेडक्वार्टर पर नागपुर कर लेके गए, और लेके जाने के बाद मोहन भागवत ने सरकार को कहा कि एक सुरक्षा के लिए जरा सिक्योरिटी एजेंसी के आदमी भेज दो। तो 150 आदमी भेज दिया। मैं लेके ही नहीं गया, उसके पहले ही 150 लोग चले गए। यानी जो दुनिया को डराने वाले लोग हैं, मैंने केवल बोला तो डर गए। और जब मैं वहां 3 लाख लोग लेकर गया और पुलिस की नहीं सुना, तो आरएसएस ने कहा 150 लोगों से काम नहीं होगा, ये पागल लोग हैं, इनका इतिहास है। इनके 500 लोगों ने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को मारा था भीमा कोरेगांव में। ये पागल लोग हैं। ये वर्ल्ड वार में भी गए थे, वहां भी जीतने वालों के साथ थे। ये बाबा साहब अंबेडकर के स्पीच में रिकॉर्ड है, वर्ल्ड वार में भी गए थे, और जब वर्ल्ड वार में जीत हुआ तो हमारे लोग जीत वाले के साथ में थे। जहां भी हमारे लोग जाएंगे जीत जाएंगे। तो वहां 3 लाख लोगों का मोर्चा हम लेकर गए। तो
मोहन भागवत ने सरकार को कहा, अरे ये सिक्योरिटी फोर्सेस से ये कंट्रोल नहीं होंगे, कमांडो भेजो, कमांडो। तो 70 कमांडो वहां, बोलते परमानेंट रखना पड़ेगा। वामन मेश्राम का पता नहीं कब आ जाएगा और क्या कर लेगा पता नहीं। परमानेंट 70 कमांडो रखे गए, जो लोग सारे देश के लोगों को डराते हैं, अब उन लोगों के डरने की बारी है। हमने 3 लाख लोगों का मोर्चा लेकर गए, अब उन लोगों को डरना होगा इस देश में। और आप लोगों को, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को, खासतौर पर मुसलमानों को कहता हूं, अगर मुसलमान मेरा साथ दे तो डर उसी समय खत्म हो जाएगा। मुसलमान अगर मेरा साथ दे दे, देते ही खत्म, डर ही खत्म हो जाएगा मुसलमानों का। जिसको किसी को भी डर लगता है भारत में, तो लोग जो है हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। अरे हनुमान चालीसा पढ़ना बंद कर दो, वामन 41वां पढ़ो, खत्म हो जाएगा, कोई डर नहीं रहने वाला। इसलिए साथियों, ये लड़ाई हमने वहां शुरू की। ये लड़ाई कौन सी है? संघ परिवार वर्सेस मूल निवासी परिवार। अभी हिंदू मुस्लिम खत्म हो गया मामला। अभी आप लोगों को याद नहीं है, अभी आजकल RSS वाले हिंदू मुस्लिम बोलना बंद कर दिए। अभी नई लड़ाई देश में शुरू हो गई है। कौन सी? संघ परिवार वर्सेस मूल निवासी परिवार। संघ परिवार का मतलब है विदेशी परिवार, और मूल निवासी परिवार का मतलब है देसी परिवार। तो देसी वर्सेस विदेशी परिवार की लड़ाई शुरू हो गई है। और ये लड़ाई 15 अगस्त 47 को एक बार अंग्रेज चले गए थे। अभी जो लोग इधर देश में हैं, उन लोगों की बारी है। अगर वो ईमानदारी से छोड़ना चाहते हैं और इज्जत से रहना चाहते हैं तो रहने देंगे। हम उनको यहां से चले जाओ ऐसा नहीं कहने वाले, मगर बदमाशी से रहेंगे तो फिर बोलना पड़ेगा। बदमाशी से रहेंगे तो बोलना पड़ेगा। जैसे गांधी ने कहा चले जाओ, तो दोबारा बोलना पड़ेगा चले जाओ। तो वो लोग मेरे पास आए थे, बोल रहे थे कि वो तो अंग्रेजों के लिए देश था, हमारा कहाँ है, हमारा काम कहाँ जावे। अरे काला सागर के पास तुम्हारा देश है भाई, काला सागर के पास तुम्हारा देश है। और काला सागर के पास वाला देश नहीं तो सागर तो है ही, जाओ आ रहो सागर में। तो इसलिए साथियों, हम लोग उनको ये नहीं कह रहे कि जाओ, हम कह रहे हैं कि इधर रह सकते हो, मगर यहां संविधान के दायरे में रहकर रह सकते हो। तो तुम लोग अभी तक संविधान पर तुम्हारा यकीन है, इसका रेजोल्यूशन तक पास नहीं किया आरएसएस ने कि संविधान पर हमारा विश्वास है, ऐसा रेजोल्यूशन तक पास नहीं किया। तो तुम लोगों को किस आधार पर रहने दिया जाए, ये सवाल खड़ा होता है। तुम संविधान पर यकीन नहीं करते हो। इसलिए साथियों, आने वाले समय में जो लड़ाई शुरू हो गई है वो है संघ परिवार वर्सेस मूल निवासी परिवार। अब मामला हिंदू मुसलमान का खत्म हो गया, अब मामला हिंदू मुसलमान का खत्म हो गया। अब मामला शुरू हो गया संघ परिवार वर्सेस मूल निवासी परिवार। और ये लड़ाई आने वाले समय में हम लड़ेंगे, ये लड़ाई हम आने वाले समय में लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, तरसों नहीं तो नरसों। अरे तो जीतना तय है, जीतना तय है। इसलिए जीतने के लिए तैयारी करो, चाहे चुनाव हो चाहे लड़ाई हो, हर प्रकार की लड़ाई जीतने के लिए अपने आप तैयारी करो। अगर आप तैयारी करोगे तो यकीनन हम लोग जीतेंगे। इतना ही इस मौके पर मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। इस काम में आप साथ सहयोग और समर्थन करो। धन्यवाद।
चलता चल, चलता चल तू चलता चल। दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने लड़ता चल, चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल। दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने लड़ता चल। नागवंश का नायक है तू, द्रविड़ों का सरदार है, मौर्य वंश का है जुनून तू, भारत का रखवार है। तेरी भुजा में बसा हुआ है, तेरी भुजा में बसा हुआ है चंद्रगुप्त का बाहुबल। चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल। चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल। दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने